नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी टॉपिक हमारे बचे हुए हैं आज उनको कंप्लीट कर लेंगे और एक दो टॉपिक बचेगा। अगर टाइम बचा तो मैं करवा दूंगी, नहीं तो आपके 8 क्वेश्चन कम से कम इन टॉपिक से निकल जाएंगे। तो आप फास्टली इनका रिविजन कर लीजिएगा, हम जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस्लाम का उदय कैसे हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसमें आएंगे एनसीईआरटी से सभी कवर किए गए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से ही सारा कुछ मैंने इसमें ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। अशरफ ये सभी की सभी इस्लामिक टर्म है जो इस्लाम धर्म में यूज होती थी। मतलब जैसे कबीलों के मुखिया को क्या बोलते थे, तो अशरफ बोलते थे। सिरा क्या होती थी, पैगंबर की जीवनी को सिरा कहा जाता था। हदीथ या हदीस ये पैगंबर के जो कथन और जो कार्य थे उनके अभिलेख को हदीथ कहा गया। और तफसीर ये कुरान की व्याख्या, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। इसनाद ये कथावाचकों की एक श्रृंखला, उसको इसनाद बोला गया। रसूल ये खुदा का संदेशवाहक। सलात ये दैनिक प्रार्थना को सलात बोला जाता था। और शहादा धर्म के अस्तित्व में विश्वास। हिजरा ये पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरा बोला गया। हिजरा इस संवत की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी, 622 ईस्वी से, 622 ईस्वी यानी एडी। खलीफा ये पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को खलीफा कहा जाता था। सॉरी, देख लो अब। नेक्स्ट, हिजरी सन की शुरुआत किस खलीफा के द्वारा की गई थी, तो ये उमर के द्वारा की गई थी, ये सेकंड खलीफा थे। नेक्स्ट टाइम पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा कौन बने थे, तो जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी, ये 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। तो अबू बकर इसके बाद जो खलीफा थे वो बने थे, फिर इसके बाद उमर बने थे। मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और उस्मान या उस्मान ये थर्ड, और फोर्थ थे हजरत अली, ये फोर्थ थे। तो अली के बाद उमैयद वंश की स्थापना होती है। ये 4 खलीफा रहे हैं, खलीफा के बाद फिर वंश की स्थापना हो जाती है, उमैयद वंश, जो कि हजरत मुआविया के द्वारा उमैयद वंश की स्थापना की गई थी। और फिर अब्बासी, उमैयदों के वंश को समाप्त करके अब्बासी जो क्रांति हुई थी, उसके बाद अब्बासियों का शासन आया जो 750 से शुरू हुआ था और लगभग 1200 कुछ टाइम तक वो चला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 661 उमैयद वंश की स्थापना किसने की थी। 661 में जो अली का शासन था वो 661 तक रहता है। अली की हत्या करके उमैयद वंश की स्थापना मुआविया के द्वारा की जाती है। तो ये किसने की थी, मुआविया, हजरत मुआविया ने की थी उमैयद वंश की स्थापना। तो मुआविया ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ये दमिश्क को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था। फिर नेक्स्ट है अब्बासियों ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो जो अब्बासी जो कि उमैयद वंश के बाद आए थे, तो इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया था। तो प्लीज़ मैंने ये समय के अभाव में सीधा डायरेक्ट लिख रखे हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर दे रखा, मैंने ऑप्शनल नहीं बनाया इनको। अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो ये 750 एडी में दावा आंदोलन से इसका आरंभ हुआ था अब्बासी क्रांति का। और फिर पैगंबर मोहम्मद के दामाद कौन थे जिन्हें शिया समुदाय के चौथा खलीफा मानता है, तो ये अली, हजरत अली थे, जो अभी हम बात करके आए, फोर्थ खलीफा थे ये। फिर पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित उम्मा का अर्थ क्या था, तो ये एक विश्वासियों का जो समुदाय था उसको बोला जाता था उम्मा, जो विश्वास करने योग्य होते थे उस समुदाय में। नेक्स्ट, उमैयद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका, तो अभी हमें बात की थी कि उमैयद वंश को किसने फेंका, दावा आंदोलन हुआ था। उसके बाद उमैयद वंश का अंत हो गया था और अब्बासियों के द्वारा शासन स्थापित किया जाता है। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद का संबंध किस कबीले से था, तो ये कुरैश कबीले से था। नेक्स्ट, मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा 1258 एडी में किया था। अब्बासी खिलाफत का अंत करके जो अब्बासियों का शासन था, अभी हम पीछे करके आए हैं कि 750 एडी में जिन अब्बासियों ने अपना शासन स्थापित किया था, जो कि 1258 तक अपना शासन करते। फिर मंगोल का आक्रमण होता है बगदाद के ऊपर और फिर मंगोलों का आक्रमण शासन वहाँ पर हो जाता है स्टार्ट तो मंगोलों ने बगदाद पर फिर कब्जा कर लिया था। फिर नेक्स्ट है धर्मयुद्ध किससे संबंधित थे, तो धर्मयुद्ध हम जानते हैं कि जो धर्मयुद्ध हुए थे यूरोप में, और ये इस्लाम जो मुस्लिम धर्म था और ईसाई धर्म के बीच में हुए थे। तो कुल कितने धर्मयुद्ध हुए थे, लगभग 7 धर्मयुद्ध हुए थे, जिनमें 3 बड़े धर्मयुद्ध के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 3 धर्मयुद्धों का ही जिक्र किया गया है। तो स्टार्ट करते, देखो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि कैसे किस इलाके के ऊपर ये धर्मयुद्ध हुए थे। जो जेरूसलम था, जेरूसलम ये
ईसाइयों का पवित्र स्थान था। तो इस पे 638 में अरबों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता। अरब यानी मुस्लिम इस्लाम धर्म के द्वारा, मतलब मुस्लिम समाज के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया जाता। जेरूसलम पर इनका अधिकार रहता है, लंबे समय तक अधिकार रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ईसाई धर्म ये ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन और कुछ इटली का इलाका, इसमें ये ईसाई धर्म का इलाका हमारा। तो ये धीरे 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 मतलब इसमें एक थोड़ा टाइम नहीं लगता, ये मान के चलो कि भी 1092 में जो बगदाद के खलीफा थे मलिक शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है और अरब जो साम्राज्य है उसका विघटन हो जाता है। मतलब वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता, मतलब विभाजन हो जाता उसका। तो उसी विभाजन के कारण फिर जो ईसाई इतने लंबे समय से अपने जेरूसलम को का अधिकार करने के लिए जो अपनी योजनाएं बना रहे थे, मतलब धीरे धीरे उस पर वो काम कर रहे थे, तो उनको उस चीज़ का मतलब रास्ता उनके लिए खुल जाता है, क्योंकि बगदाद के खलीफा मलिक शाह की मृत्यु हो जाती है और अरब साम्राज्य टूट जाता है टुकड़ों में। तो फिर इसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने ये आप इसमें मैंने एक रफली मैप बनाया हुआ, तो इसमें देख सकते हैं जो जेरूसलम है ये भूमध्य सागर के पूर्वी कोस्ट पे है। जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर इसके पूर्वी तट के ऊपर जेरूसलम है और इसके ऊपर ही जो अरब थे उन्होंने अधिकार किया हुआ था जेरूसलम के ऊपर। और जेरूसलम ऐसा है कि जो जेरूसलम अरबों का भी एक पवित्र स्थल था, क्योंकि जेरूसलम से पैगंबर मोहम्मद का भी संबंध रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में धर्म युद्ध होता रहता था जेरूसलम के लिए ही, क्योंकि ईसाई भी इसको अपना पवित्र स्थान मानते थे और अरब भी अपना इसको पवित्र स्थान मानते थे। तो इसी कारण फिर जो 1098 से 99 तक फर्स्ट जो धर्म युद्ध होता है इनके बीच में, अरबों के बीच में और ईसाइयों के बीच में, जिसमें ये जेरूसलम का जो क्षेत्र था, ये फिलिस्तीन का ये पूरा जो क्षेत्र था, देखो इधर आप इसमें देखो, तो ये पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन का क्षेत्र था, जिसमें दमिश्क भी था, जेरूसलम भी था और एक दो क्षेत्र और थे जो फिलिस्तीन के क्षेत्र में आते थे। तो इस पर पूरा कब्जा ईसाइयों के द्वारा कर लिया जाता फर्स्ट धर्म युद्ध में। थोड़ा आगे मैंने डिटेल में लिखा हुआ दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रथम धर्म युद्ध था ये 1098 से 1099 तक चला था। इसमें जो फ्रांस और इटली की सेना और जो बेजेंटाइन साम्राज्य था उसको भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया था, क्योंकि जो इसमें एक सेकंड आप इसमें मैप में देखो, ये जो काला सागर है इसके साथ में यहाँ कंस्तुनतुनिया जो क्षेत्र था जिसपे बेजेंटाइन साम्राज्य का अधिकार था, तो इधर से बेजेंटाइन साम्राज्य इसके साथ मिलता। फ्रांस और इटली की सेनाएं साथ में संयुक्त सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। बेजेंटाइन साम्राज्य के शासक कौन थे उस टाइम पे? एलेक्सियस थे, एलेक्सियस फर्स्ट, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये फिलिस्तीन का क्षेत्र था, इस पे आक्रमण करते थे और ये फिर 1098 में आक्रमण होता। और इसको मतलब ये क्षेत्र कौन कौन से थे मैंने अभी बताया था कि एंटियोक, दमिश्क और जेरूसलम, ये पूरा क्षेत्र था जो फिलिस्तीन का क्षेत्र जिसपे आक्रमण किया जाता है और इसको अपने कब्जे में कर लिया जाता है फ्रांस, इटली और बेजेंटाइन साम्राज्य की संयुक्त सेना के द्वारा। फिर इस क्षेत्र को 4 भागों में, 4 राज्यों में बांट दिया जाता है। जो ये क्षेत्र था ये भूमध्य सागर के पूर्व में ही स्थापित था, पूरा मैंने दिखा था अभी मैप में आपको। तो इस क्षेत्र को, ये जो 4 राज्य थे इनको आउट रेमर राज्य बोला जाता है। आउट रेमर राज्य, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया हुआ है, जो ओल्ड एग्जाम पेपर आपने किए हैं। तो इसको 4 राज्यों में बांटा था इसने, एंटियोक, एडेसा और जेरूसलम एंड त्रिपोली। तो ये 4 आउट रेमर राज्य थे। फिर सेकेंड धर्मयुद्ध की बात करते हैं। सेकेंड धर्मयुद्ध जो हमारा 1145 से 1149 एडी तक चला था। तो इस युद्ध के लिए क्या कारण रहे थे कि ये सेकेंड धर्मयुद्ध हुआ? जो एडेसा था और जो दमिश्क था, हम अभी बात करके आए हैं कि जो आउट रेमर राज्य में उसने बांट दिया था उनको, तो वो 4 राज्य थे। 4 राज्यों में से इन्होंने एडेसा और दमिश्क को दोबारा से अरबों ने अपने कब्जे में कर लिया था 1144 में। तो फिर सेकेंड धर्मयुद्ध होता है, इसका कारण सेकेंड धर्मयुद्ध होता है इसी कारण। फिर सेकेंड धर्मयुद्ध में वो एडेसा और दमिश्क को नहीं जीत पाते हैं और यहाँ उनको निराशा होती है, निराशा मिलती है, इसमें जीत नहीं पाते एडेसा और दमिश्क को, ईसाइयों के द्वारा नहीं जीता जाता। फिर बात करते हैं कि जो तीसरा धर्मयुद्ध हुआ था उसके पीछे क्या कारण था। 1187 में जेरूसलम को मुस्लिम नेता सलादीन ने पुणे जीत लिया था। जो जेरूसलम पे, जिस पे कंटिन्यू इसी पे संघर्ष हुआ था ईसाइयों और इस्लाम के बीच में, जो लगातार कई धर्मयुद्ध इसमें हुए हैं साथ में। तो ये तीसरा धर्मयुद्ध जो कि 1189 से 1192 तक चला था।
जेरूसलम ईसाइयों को इस तीसरे युद्ध में भी नहीं मिला और संधि होती है कि ईसाइयों को जेरूसलम आने की छूट दे दी जाएगी कि आप जेरूसलम आ सकते हो, आप अपने पवित्र स्थान पर ईसाइयों को कोई मना नहीं कर सकता, आपको यहाँ आने की छूट दी जाती है। ये संधि होती है तीसरे धर्म युद्ध में। ईसाइयों के द्वारा जेरूसलम को नहीं जीता जाता है, जेरूसलम अब भी अरबों के हाथ में है। फिर बात करते हैं कि 1291 एडी में ये पूरी तरह ईसाइयों को जेरूसलम से भगा दिया जाता है, उनको वहाँ से वहाँ आने की छूट भी नहीं दी जाती, पूरी तरह से वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। और ये लगातार ईसाइयों और अरबों के बीच में, ये जो मुस्लिम समुदाय के बीच में ये संघर्ष कंटिन्यू रहता है। ये कभी एक दूसरे को मतलब देखकर खुश नहीं होते, इनके बीच में हमेशा आगे आने वाले समय में भी लड़ाइयाँ होती रही। तो 1291 में मतलब ये धर्मयुद्ध, सभी धर्मयुद्ध समाप्त हो जाते पूरी तरह से। जेरूसलम पूरी तरह से अरबों के हाथों में चला जाता है और वो अब तक उन्हीं के उसमें कंट्रोल में है, मतलब इस्लाम धर्म का ही उसमें वर्चस्व है। अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे तो उनको लेते हैं, जो इस्लाम धर्म से ही है। मुस्लिम उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये दमिश्क था। अरब खानाबदोश जनजातियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये बेदुइन। बाइजेंटाइन साम्राज्य की दरबार की रस्में व प्रशासनिक संस्थाओं को किन खलीफाओं ने अपने शासन में भी लगातार अपनाए रखा था? तो ये उमैयद थे, जो कि हजरत अली के बाद शासन में आते हैं, और अब्बासी। दोनों ने जो बेजेंटाइन साम्राज्य की जो दरबार की जो रस्में थी, उनका प्रशासनिक जो संस्थाएं थी, उनको अपने राज्य में अपनाए रखा था अपने शासन के समय पे भी, और इससे इनकी केंद्रीय सत्ता को मतलब केंद्रीय सत्ता की मजबूती के लिए इन्होंने इनको अपनाए रखा था। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी मंगोल साम्राज्य है। ये भी हमारा उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, मंगोल साम्राज्य से भी कई बार क्वेश्चन आए। तो स्टार्ट करते हैं। जो मंगोल सरदारों की जो सभा थी उसको कुरिलताई बोला जाता है। ये वर्ड कई बार पूछा जाता था, कुरिलताई का मीनिंग क्या है? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। इसके पिता का नाम येसुजेई, माता का नाम ओलुन ईके। ये सभी एनसीईआरटी में दिया हुआ, कहीं ये मैंने अपने पास से नहीं लिखा है। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? बोरेटे। नेक्स्ट, चंगेज खान का जन्म व मृत्यु कब हुई? तो पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ? 1162 एडी में, और मृत्यु कब हुई? 1100 एडी में, और मृत्यु 1227 एडी। जन्म कहाँ हुआ था? ओनन नदी के निकट हुआ था। सेना किस पद्धति पर गठित की? चंगेज खान ने जो अपनी सेना गठित की थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी उसकी सेना। और इसने जो सेना में तुमन जो 10,000 सैनिकों की एक बड़ी इकाई को, इसकी जो इकाइयाँ इसने सेना में बनाई थी, 4 इकाइयाँ बनाई थी, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये तुमन थी जो सबसे बड़ी इकाई थी सैनिकों की, 10,000 सैनिकों की बड़ी इकाई। नोयान, ये नई सैनिक टुकड़ियाँ को नोयान बोला गया, और तामा ये सैन्य टुकड़ियाँ थी जिनको तामा बोला गया। नेक्स्ट है, ओगोदेई ने अपनी राजधानी कहाँ प्रतिष्ठित की थी? तो ये ओगोदेई कौन थे? ये चंगेज खां के बेटे थे, जिसको चंगेज खां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए संकेत किया था कि भी मेरे जो उत्तराधिकारी होंगे ओगोदेई होंगे, जो उनके पुत्र थे। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? काराकोरम। नेक्स्ट है, क्योंकि चंगेजों का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को अपनी सैन्य ताकत के बल पर जीता था। इसकी जो सैन्य ताकत थी और जो अनुशासन इनका था, उसी के आधार पर इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने राज्य के दूरदराज क्षेत्रों से संपर्क रखने के लिए किस पद्धति को अपनाया था? मतलब दूरदराज क्षेत्रों के लिए संपर्क का मतलब है संचार व्यवस्था की बात हो रही है। संचार व्यवस्था मीन्स डाक व्यवस्था। ये फुर्तीली हरकारा पत्ती थी, जिसको याम व्यवस्था भी कई बार क्वेश्चन में देकर याम व्यवस्था से भी बात करता है कि याम व्यवस्था का संबंध किससे था? तो ये एक संचार व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था, जो कि चंगेज खान ने जो राज्य से दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनसे संपर्क रखने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया था। उसने वहाँ पर सैन्य चौकियाँ बना दी थी जहाँ से उनसे संपर्क साधा जा सके। नेक्स्ट, 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? ये अनुशासित सैन्य शक्ति थी उसकी, जिसमें उसने अपने साम्राज्य को सशक्त किया था, अपने राज्य को। इसी आधार पर वो मतलब अपने राज्य का शासन करने में लंबे समय तक चंगेज एक बड़े शक्तिशाली राज्य को संभाल पाए थे, अनुशासित सैन्य शक्ति के आधार पर ही। 1160 और 1170 का दशक किस प्रकार का वर्ष है? तो ये दास्ता और संघर्ष का वर्ष है चंगेज खान के मतलब जीवन का, क्योंकि उस समय जब इनका जन्म होता है, जन्म के बाद कुछ समय बाद इनको दास बना दिया जाता है।
तो नेक्स्ट है, चंगेज खान ने अपना उत्तराधिकारी किस पुत्र को घोषित किया था? तो ये पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो ये ओगोदेई को उत्तराधिकारी के लिए उसने संकेत किया था कि मेरे अगले नेक्स्ट उत्तराधिकारी ओगोदेई होंगे। चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, ये यास कहलाती है। जिस प्रकार हमने मेसोपोटामिया में बेबीलोन साम्राज्य की विधि संहिता की बात की थी, ऐसे ही चंगेज खान की भी विधि संहिता थी, उसको यास कहा गया। वहाँ पे क्या थी? हम्मुराबी संहिता। तो नेक्स्ट है, किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था? चंगेज खान के जो वो थे वंशज थे जिन्होंने इसमें चीन में युआन राजवंश की स्थापना की थी, तो ये 1368 में वहाँ से इसका अंत होता है। तो ये जो अंत था ये किसने किया था? मिंग राजवंश ने किया था, और इसके जो शासक थे वो कौन थे? झू युआन झांग ने किया था, ये 1368 में। चीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में युआन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कुबलाई खान ने की थी, मंगोल शासक थे ये। कब की थी ये? 1271 में। और कब तक रहा ये? 1368 तक रहा। मतलब युआन राजवंश कब तक रहा चीन में? 1368 तक। इसका अंत किया फिर मिंग राजवंश ने। नेक्स्ट है, मंगोलों ने किस प्रसिद्ध इस्लामी नगर को बर्बाद किया था? तो पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि भाई मंगोलों ने जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था किसके ऊपर? बगदाद के ऊपर। ये कब हुआ था? 1258 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हलागू के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था बगदाद के ऊपर। नेक्स्ट है, मंगोलों द्वारा कौन सा पशु कर लगाया गया था? तो ये कुबकुर टैक्स था जो पशुओं के ऊपर लगाया गया था मंगोलों के द्वारा। नेक्स्ट है, यूरोप में सामंतवाद और सामाजिक राजनीतिक जीवन में चर्च की भूमिका। ये हमारा टॉपिक है कि जो सामंतवाद था यूरोप में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, एनसीईआरटी से ही किया इस टॉपिक को कवर। और जो सामाजिक राजनीतिक जीवन था यूरोप का, उसमें चर्च की भूमिका क्या रही थी? तो स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो वर्ग थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग ये पादरी थे, जो चर्च के पादरी होते हैं, तो वो थे। और द्वितीय वर्ग में ये कुलीन वर्ग था, जो अभिजात वर्ग भी जिसको बोला गया। और तृतीय वर्ग ये कर्षक थे। मध्यकालीन यूरोप ये समाज की बात कर रहे हैं जब यूरोप में सामंतवाद था। टाइद क्या था? ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था। और कृषि उपज का 10वां हिस्सा किसान के द्वारा इसमें दिया जाता था। मतलब उसकी उपज का 10वां हिस्सा चर्च लेता था धार्मिक टैक्स के रूप में। इसका नाम टाइद था, धार्मिक कर का नाम। तो नेक्स्ट है, टाइल क्या था? तो ये एक प्रत्यक्ष कर था जो राजा द्वारा वसूला जाता था, डायरेक्ट राज्य के कोष में जाता था। ये भी किसानों से ही वसूला जाता था। तो मतलब दोनों टैक्स किसानों से वसूले जाते थे। जो पादरी होते थे, जो प्रथम वर्ग था और द्वितीय वर्ग था, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। थर्ड वर्ग को ही टैक्स का भार उठाना पड़ता था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन यूरोप में मैनर क्या था? तो ये सामंत का घर या उसकी जो जागीर होती थी उसको मैनर बोला जाता था। सामंतवाद में यूरोप में सामंत जो काल था उस समय की बात हो रही है। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का एक भाग कहलाता था। तो ये फिफ भूमि होती थी जो उसको सैन्य सेवा के बदले में लॉर्ड के द्वारा दी जाती थी। नेक्स्ट है, फ्यूड किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पवित्र रोम सम्राट किस राजा को घोषित किया गया? तो ये शार्लेमेन जो फ्रांस के शासक थे उसको पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी गई थी 800 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सामंतवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था सामंतवाद का उदय। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था? ये ब्यूबोनिक प्लेग एक महामारी फैली थी, तो ये यूरोप में फैली थी 1347 to 50। नेक्स्ट है, रूस का आधुनिकीकरण पीटर महान ने कब किया था? तो पीटर महान के द्वारा रूस का जो आधुनिकीकरण किया गया था वो 1682 से 1725 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट है, उपन्यास डॉन क्विक्सोट की रचना किसने की थी? तो ये मगुएल दे सर्वेंटेज ने की थी, जो स्पेनी भाषा में लिखा गया था ये उपन्यास 1605 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, जापान में तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1603 में हुई थी। सामंती सैन्य सरकार थी ये तोकुगावा शोगुनेट। और इसी के बाद फिर मेजी युग की स्थापना होती है जापान में 1868 में, और फिर 1912 तक ये मेजी युग चलता है जापान में।
जो तोकुगावा शोगुनेट जो सरकार थी वहाँ पे, सैन्य सरकार जापान में, इसने मतलब अपने जो राज्य को बंद अर्थव्यवस्था कर दी थी इसने। बाहरी किसी से भी संपर्क, इन्होंने सबसे संपर्क अपना, जो आसपास के जो भी देश थे इनके, तो सबसे संपर्क इन्होंने अपना ख़त्म कर लिया था, क्योंकि बाहरी आक्रमण की डर की वजह से इन्होंने ऐसा किया था। और फिर जब मेजी युग की स्थापना होती है तो जापान का आधुनिकीकरण किया जाता है, सेना को पश्चिमी सेनाओं के तर्ज पर मजबूत किया जाता है, सैन्य प्रशिक्षण उसको दिया जाता है। तो ये फिर मेजी युग की शुरुआत होती है। फिर उसमें मेजी संविधान, जो कि 1889 में मेजी संविधान की स्थापना हुई थी। और फिर 2-3 पॉइंटें और हैं जो आपको याद करने हैं उसमें, जो 1877 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जापान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1338, इंग्लैंड व फ्रांस के बीच में 1338 से 1461 के बीच में 100 वर्षीय युद्ध इसको बोला गया इस टाइम पीरियड को। तो ये लड़ा गया था। ये हमने एनसीईआरटी को लगभग सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम कवर कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट है, जो माया सभ्यता थी, इंका सभ्यता और एज़टेक सभ्यता थी। ये पहले तो बात करते हैं कि भाई ये किस किस एरिया में थी। जो माया सभ्यता थी और एज़टेक सभ्यता थी, ये मैक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका के साउथ में मैक्सिको जो देश आज के प्रेजेंट टाइम में मैक्सिको देश है, वहाँ पर एज़टेक सभ्यता का विकास हुआ था, और माया सभ्यता का मध्य अमेरिका तक। और जो इंका सभ्यता थी, ये पेरू दक्षिण अमेरिका में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट है, माचू पिचू शहर का संबंध किस सभ्यता से था? तो ये इंका सभ्यता से था, जो पेरू के क्षेत्र में थी, दक्षिण अमेरिका में। ये जो 1911 में इन सभ्यता की खोज हुई थी। अगर बात करें जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं, इनके जो भी मतलब साहित्य वगैरह लिखे गए थे उस समय पे, वो सभी के सभी जो कि बाहरी शक्तियाँ उस समय वहाँ पर यूरोपियों के द्वारा आक्रमण किए गए थे, उनके द्वारा वहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए गए थे, जिसके कारण वो सारे जो साहित्यिक स्रोत थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। उसके बाद 1911 में कुछ खोजें हुई हैं, जिनके आधार पर, या फिर यूरोपीय जो लोग जाते थे अपने साथ लॉन्ग बुक लेके, वो उनमें अपने पूरी यात्राओं के बारे में लिखते थे, तो उनसे कुछ सोर्सेज मिले हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम इन सभ्यताओं को पढ़ेंगे। तो ये जो खोज हुई थी 1911 में हुई थी, इसको इंका या क्वेचुआ सभ्यता भी बोला जाता है। नोट करो भी, जो यूरोप वासी थे, उनकी विजय का दुष्परिणाम क्या हुआ था कि अमेरिका की जो पांडुलिपियां थी, जो स्मारक थे, वो सब कुछ उन्होंने नष्ट कर दिया था, क्योंकि यूरोप वासियों ने इन पर विजय प्राप्त कर ली थी। और लंबे समय तक मतलब अमेरिका के ऊपर इनका शासन रहा है। अमेरिका के अलग अलग जगह पर जो 13 उपनिवेश थे, जिनको जीतकर इसने अमेरिका ने 1776 में आज़ादी हासिल की थी। तो ये लंबे समय तक की कहानियाँ हैं, जो हमें कुछ पार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बात करते हैं, अरावाकी लुकायो समुदाय का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था वृहत एंटीलेज क्षेत्र था इनका, बहामा, जो कि कैरिबियन सागर में पड़ता है। इसको याद करना है आपको भी, जो अरावाकी लुकायो समुदाय का संबंध कैरिबियन सागर से था। जो कैरिबियन सागर, सॉरी कैरिबियन द्वीप, सागर नहीं, कैरिबियन द्वीप, गलती से। तो नेक्स्ट, चिनाम्पा क्या था? ये चिनाम्पा एक कृत्रिम टापू था, जो कि सरकंडे से चटाइयाँ बनाकर मिट्टी और पत्तों से उनको ढककर एक झील में टापू बनाया जाता था, क्योंकि जो ये एज़टेक सभ्यता के लोग थे, इनके पास भूमि का अभाव था, तो ये झील में टापू बनाते थे। नेक्स्ट है, एज़टेक सभ्यता में काल मेकाक में किस वर्ग के बच्चे भर्ती किए जाते थे? तो ये एक स्कूल थे बच्चों के, जहाँ पर काल मेकाक में कुलीन वर्ग के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, जिनको वहाँ पर सेना अधिकारी या धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो काल मेक में कौन पढ़ते थे? कुलीन वर्ग के बच्चे। फिर बात करें, जो अन्य सामान्य बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, वो कौन से स्कूल में पढ़ते थे? तेपोकली स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ पर इनको इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म की या उत्सवी जो गीत थे वो सिखाए जाते थे, उत्सवी। फिर बात करते हैं, माया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो ये चित्रात्मक थी, जो आज अब तक भी पढ़ी नहीं गई है। माया सभ्यता और एज़टेक सभ्यता, जो कि दोनों की दोनों ये मैक्सिको, मध्य अमेरिका के क्षेत्र में फैली हुई थी, तो उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट है, किस इंका शासक ने कुज्को में राजधानी स्थापित की थी? तो जो इंका सभ्यता है, जो कि पेरू की सभ्यता है, तो ये मैंको कपाक थे, जो फर्स्ट शासक थे। और फिर 9वें शासक थे ना, उनके समय पर जो इनका साम्राज्य था, इसका विस्तार हुआ था, और ये फर्स्ट मैंको कपाक थे 12वीं शताब्दी के। नेक्स्ट है,
इंका लोगों की भाषा कौन सी थी? तो ये क्वेचुआ थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, इंका सभ्यता के लोगों के पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली कौन सी थी? तो ये कविपु थी। कविपु, जो कि मतलब वो जो डोरी होती थी उस पर गांठ लगाकर उसकी मतलब गणना करते थे चीज़ों की। नेक्स्ट है, इंका साम्राज्य का ढांचा कैसा था? तो ये पिरामिड नुमा था। नेक्स्ट है, जब कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 को बहामा द्वीप, अभी हम पढ़ के आए कि भी बहामा द्वीप पे किसका शासन था? तो ये अरावाक का शासन, अरावाक समुदाय था, सॉरी अरावाक समुदाय थे वहाँ पे। तो समूह पर पहुंचा तो वहाँ पर किस समुदाय के लोग रहते थे? अभी करके आए थे हम अरावाक, ये अरावाक समुदाय था वहाँ पे। गुहाना हानी द्वीप के लोगों ने इनका स्वागत किया था। ये गुहाना हानी द्वीप जो कि ये बहामा द्वीप का ही एक छोटा द्वीप था, गुआना हानी। तो इसका फिर इन्होंने जो कोलंबस था इसने वहाँ पर आकर इस द्वीप का नाम बदल दिया था, सैन सेल्वाडोर कर दिया था कोलंबस ने इसका। नेक्स्ट है सैन सेल्वाडोर। नेक्स्ट, स्पेन वासियों ने पेरू के इंका साम्राज्य को जीतने के बाद क्या नाम दिया था? तो जो स्पेन वासी थे इन्होंने इंका साम्राज्य को भी जीतने का प्रयास किया था, तो इसका नाम क्या कर दिया था इन्होंने? न्यू कैस्टिल। नेक्स्ट है, कोलंबस ने बहामा द्वीप और क्यूबा द्वीप पर स्पेन की दावेदारी कब की थी? तो ये 1442 में, 1442। नेक्स्ट है, पिजारो ने इंका राज्य को कब जीता? तो ये 1532 में जीता था पिजारो ने। पिजारो और जो एक और स्पेन अधिकारी था जिन्होंने इंका राज्य को जीता और एज़टेक को ये कार्टेस ने विजय हासिल की थी। तो ये पिजारो पर किसने की थी? पिजारो ने किस पर की थी? इंका पे की थी और एज़टेक पे कार्टेस ने की थी। ये दोनों के दोनों स्पेन अधिकारी थे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हम कुछ फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रांसीसी क्रांति से कई बार पूछे जाते हैं तो उनको करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति होती है। इसी बास्तिल का हमला होता है, ये बास्तिल का जो किला था उसके ऊपर हमला होता है, इसी दिन क्रांति की शुरुआत होती है और यही फ्रांसीसी क्रांति का दिन हम मानते हैं। नेक्स्ट है, लुई 16 गद्दी पर कब आसीन हुए थे? तो ये 1774 में। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस में जो वित्त मंत्रियों का क्रम रहा है, ये हम लुई 16 के समय की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुर्गो जो कि 74 से 76 तक वित्त मंत्री रहे, फिर नेकर, फिर कैलोन, फिर ब्रिया, और फिर ब्रिया के बाद तुरंत बाद ये तुर्गो दोबारा से वित्त मंत्री बनते हैं, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से तीन दिन पहले इन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। नेक्स्ट, एस्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? तो ये राजा के द्वारा, क्योंकि जो फ्रांस पर कर्ज ज़्यादा बढ़ गया था जिसके कारण उसने करों में वृद्धि करने के लिए राजा ने एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। ये 3 एस्टेट थे उसमें, फ्रांस में वर्ग थे 3, जो कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा जो था कृषक वर्ग था, जिसमें सब जो गरीब लोग आते थे इसमें, और जो व्यापारी थे, कुछ व्यापारी भी थे, और अध्यापक और मजदूर वर्ग, किसान, ये सब तीसरे एस्टेट में आते थे। तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? क्योंकि जो बैठक बुलाई गई थी इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। ये बैठक पूरी नहीं हुई थी। 5 मई 1789 को राजा के द्वारा बुलाई गई थी। फिर जो तीसरे एस्टेट के लोगों ने उसका बहिष्कार किया था और वो उसमें से निकल आए थे। तो ये तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो ये कब किया? 5 मई को ये पहली बैठक होती है जिसका इन्होंने बहिष्कार किया। फिर तीसरा स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देता है, और ये 17 जून 1789 को। इसके जो नेता थे वो मिराबियो और आबेसिये थे। ये मिराबियो ये पादरी था और आबेसिये पादरी था और मिराबियो एक कुलीन वर्ग से था। तो ये इसके प्रतिनिधि होते हैं असेंबली के, जिनके द्वारा तीसरे स्टेट के द्वारा जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी। फिर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में कब इकट्ठा हुए थे? तो ये 20 जून को हुए थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? 17 जून को, और 20 जून को ये फिर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। फिर
राजा ने इसको नेशनल असेंबली को मान्यता नहीं दी, तो इसी आधार पर फिर ये एक घटना होती है, बास्तिल पर हमला होता 14 जुलाई 1789 को, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानते हैं। तो इसके कारण फिर राजा ने नेशनल असेंबली को राजा ने मान्यता दे दी थी। ये 27 जुलाई को दी थी। 14 जुलाई को ये घटना होती है, फिर 27 जुलाई को मान्यता दे दी जाती है। फिर जो नेशनल असेंबली थी वो सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाला कानून इसने पारित किया, जो नेशनल असेंबली बनी थी तीसरे एस्टेट के द्वारा। तो ये 4 जुलाई 1789 को। फिर मानव व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। तो ये 27 अगस्त 1789 को। ये सभी की सभी डेट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो इन डेट्स को अच्छे से याद कर लेना। ये मैंने सीक्वेंस में लिखी है कि क्या घटना किसके बाद हुई, तो आप ताकि अच्छे से इसको लर्न कर पाओ। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो ये छोटे दुकानदार, कारीगर या जूता बनाने वाले जो फैक्ट्री थी उनसे थे। हम बात करते हैं कि नेशनल असेंबली की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय सभा बनी थी जिसमें तीसरे स्टेट के लोग थे, लेकिन वो उसमें जो तीसरे स्टेट का जो ऊपर वाला वर्ग था वही था। इसमें छोटे दुकानदार, मजदूर, कारीगरों को अब भी मतलब अधिकार नहीं दिए गए थे, क्योंकि इसमें बोला गया था कि जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर अदा करेगा उसी को वोटिंग का राइट होगा उसके। और जो वोटिंग की आयु थी वो 25 वर्ष की थी मतदान की। तो इसके आधार पर मतलब फिर ये जो जैकोबिन्स क्लब के सदस्य हैं ये लगातार एक्टिव रहते हैं, और ये सरकार के जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उनकी आलोचना करते हैं कंटिन्यू। तो इनके जो नेता थे जैकोबिन्स क्लब के, ये मैक्समिलियन रोबेस्पियर थे। फिर नेशनल असेंबली जो बनी थी वो समाप्त होती है, और फिर नेशनल कन्वेंशन इनके द्वारा, जैकोबिन्स क्लब के जो सदस्य थे इनके द्वारा नेशनल कन्वेंशन बनाई जाती है। तो नेक्स्ट इनको पढ़ेंगे हम। जो जैकोबिन्स थे वो उनको सो क्लोथ कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने मतलब अपने आप को बिना घुटनों वाली लंबी धारदार पतलून पहनना इन्होंने शुरू कर दिया था। अपने आप को मतलब जो कुलीन वर्ग की तरह शक्तिशाली मजबूत दिखाने के लिए। जो कुलीन वर्ग था उनसे अलग दिखाया था इन्होंने अपने आप को। जो कुलीन वर्ग था वो ब्रीचेज पहनता था, और ये सो क्लोथ पहनते थे जो बिना घुटने वाली लंबी धारदार पतलून होती थी। फिर क्रांति के दौरान कन्वेंशन ने सितोयन और सितोयनी कहना शुरू किया, समानता के लिए कि भी जो राज्य में सभी नागरिक हैं वो सभी समान है, किसी को हम विशेष दर्जा नहीं है। सभी जो पुरुष हैं उनको सितोयन बोला गया, और जो महिलाएं थी उनको सितोयनी बोला गया। जो मॉन्स्ट्यूर और मैदाम जो हम कुलीन वर्ग के लिए जो शब्द यूज करते थे उनको समाप्त कर दिया गया, मॉन्स्यूर और मैदाम। नेक्स्ट, इन्होंने फराइजन कैप पहनना शुरू कर दिया, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक थी जैकोबिन्स क्लब के सदस्यों के द्वारा, जैकोबिन्स के द्वारा। नेक्स्ट, 10 मई 1792 जैकोबिन्स ने ट्यूलिरिये के महल पर हमला किया, और जो लुई 16 थे उनको गिरफ्तार किया, राजा को गिरफ्तार कर लिया। अब इन्होंने नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके इन्होंने नेशनल कन्वेंशन कर दिया, और फिर चुनाव होते हैं, नई असेंबली का चुनाव होता है 21 सितंबर 1792 को, राजतंत्र का अंत होता है। फिर 21 जनवरी 1793 को देशद्रोह के आरोप में लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता, फांसी दे दी जाती जैकोबिन सरकार के द्वारा, क्योंकि अब शासन में कौन है? जैकोबिन सरकार है। जो जैकोबिन्स क्लब के सदस्य थे उन्होंने सरकार बनाई थी अपनी, जो नेशनल असेंबली को समाप्त करके नेशनल कन्वेंशन बनाई, और नेशनल कन्वेंशन के चुनाव हुए, और जिसमें जैकोबिन्स की सरकार आई। तो जैकोबिन्स ने फिर राजा को टिलुरिये के महल से राजा को गिरफ्तार किया, क्योंकि जो राजा थे उनको देशद्रोह के आरोप में उन्होंने गिरफ्तार किया। और फिर जो रानी एंटोनियट थी लुई 16 की पत्नी, उसको भी 16 अक्टूबर 1793 को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई थी। तो राजा और रानी दोनों को इन्होंने फांसी दी। ये जो जैकोबिन्स का जो काल था इसको आतंक का काल, आतंक राज बोला गया 1793 से 74। जो रोबेस्पियर थे ये खुद भी अपनी जो नीति थी उस नियंत्रण एवं दंड की नीति, उसी के तहत रोबेस्पियर भी गिलोटिन पर उनकी को चढ़ाकर फांसी दे दी जाती है। तो ये आतंक का राज समाप्त हो जाता है। और फिर जो डायरेक्टरी का शासन आता है इसमें फ्रांस में, जो कि अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण डायरेक्टरी भी, फिर ये 1799 तक इसका शासन चलता है, और फिर इसका शासन भी खत्म हो जाता है फ्रांस से। ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक चलती है फ्रांस में। तो हमने जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लिया है। तो हमने ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है।
और आप अभी टाइम बहुत कम बचा हमारे पास, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको सभी को एनसीईआरटी से कवर करवा दिया। प्लीज़ आप इन्हीं को एक दो बार रिविजन कर लेना, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिनको हमने डिटेल सॉल्यूशन किया है उनको एक दो बार फास्ट रिवीजन करना। वहीं से क्वेश्चन आपका ये मान के चलो सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। अब 40 to 45 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे सब्जेक्ट में, तो चिंता नहीं करनी है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, कुछ भी टाइम नहीं है। अब रिवीजन मारो, बस जितना भी किया आपने रिवीजन मारो, नया मत पढ़ो। इसको 2-3 बार करोगे आप तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने अच्छे से समझा दिया टर्म्स को, तो तैयारी रिवीजन करो और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दे के आओ, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।